आज से हम एक नई सीरीज, एक नई यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं और उसका नाम है महिला एवं बाल अपराध। वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे, बुक्स की तरह सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें। हमें बिल्कुल पिन पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, ठीक है। और इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। जो भी पढ़ेंगे लास्ट में उसका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो इस वीडियो में हम परिचय पढ़ेंगे, कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और क्या पढ़ेंगे वो चीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो महिला एवं बाल अपराध के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके पेपर में पूछे गए हैं, और प्रैक्टिस के लिए भी लगभग 350 से ज्यादा क्वेश्चंस हमने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको देख सकते हैं, ठीक है। और हमने मैथ्स के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, आप एप्लीकेशन पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि टॉपिक वाइज है, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपने उठाया संख्या पद्धति का, तो संख्या पद्धति पे एक से ज्यादा टेस्ट सीरीज है, यानी जब आपने कोई एक टेस्ट दिया तो दोबारा से वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, आप दूसरे टेस्ट को दे सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज मैथ्स की हो गई। इसी के साथ साथ हमने कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, ठीक है। तो कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये महिला एवं बाल अपराध की है। कंप्यूटर की बताऊं मैं तो टॉपिक वाइज है, जैसे मैथ्स में भी हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, तो कंप्यूटर में भी हमने टॉपिक वाइज, जैसे कंप्यूटर का परिचय हो गया या इनपुट या आउटपुट डिवाइस हो गई, तो जब भी आप कोई टॉपिक ओपन करेंगे तो उसमें एक से ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, ठीक है। इसमें लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। 69 टेस्ट सीरीज है, और मैथ्स में आपकी 12 टॉपिक्स में 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाने वाले हैं, विद सॉल्यूशन भी इसका दे रखा है, ठीक है। और 25 मिक्स क्वेश्चन भी हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है 4th ग्रेड और कांस्टेबल के लिए, तो ये बिल्कुल अप टू डेटेड है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ ज्वाइन करेंगे तो आप देखें, यदि दीक्षांत एकेडमी बीकानेर एप्लीकेशन है हमारा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए, क्लासेज के लिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। और यदि आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है पहले से ही, तो ऑफ 25 कूपन कोड लगा के आप 25% का ऑफ पा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई इंफॉर्मेशन की। सबसे पहले बात करते हैं कि महिला एवं बाल अपराध परिचय, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ेंगे, बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे, और तसल्ली से बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। एंजॉयमेंट, क्योंकि मैंने छोटा वीडियो मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियोस, ताकि ज्यादा लेंदी क्लास ना लगे। सबसे पहले बात करें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो अभी वर्तमान में है, उससे पहले ये मंत्रालय नहीं था, पहले विभाग था, ठीक है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में, 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2006 में इस विभाग को मंत्रालय में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब क्या बन गया? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। इसका जो मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है, और वर्तमान में जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो मंत्री हैं वो है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो 2-3 क्वेश्चंस आपके समझ में आ गया। शुरुआत कब हुई थी विभाग के रूप में? 1985 में। और मंत्रालय में कब इसको बदल दिया गया? 2006 में। बोलते रहना है साथ साथ। स्पीड को थोड़ा सा 1.5 कर लेना ताकि क्लास थोड़ी शॉर्ट हो जाए, ठीक है। और मुख्यालय इसका दिल्ली में है, और मंत्री इसकी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हैं। याद हो गया? बस इतना ही याद रखना है आपको। इसके बाद देखें, यदि हम सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं अंडरलाइन करूंगा सिर्फ उतना ही देखना है। देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, ये पढ़ने की चीज है। यानी हम ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पढ़ेंगे 2005, कार्यस्थल पे महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध अधिनियम 2013। क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, जब एक एक टॉपिक उठाएंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये हम दहेज निषेध अधिनियम पढ़ेंगे, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण अधिनियम, है ना, महिला बाल विवाह निषेध अधिनियम। थोड़ा साल ध्यान रखना इसका, बस ये ध्यान रख लेना कि बाल विवाह अधिनियम कब? 2006 है ये। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, गर्भ में जो भी भ्रूण है वो
ठीक नहीं है ना, माँ को खतरा है, तो उसको कानून के दायरे में रह के उसका समापन किया जा सकता है, ये बताता है। अनैतिक व्यापार है ना, लड़कियों की खरीद फरोख्त है ना, बच्चों की खरीद फरोख्त, ये बताता है ना। बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये तो दिखने से ही पता चल रहा है। किशोर न्याय अधिनियम 2015, वो लड़के जो अपराधी हैं या वो लड़के जिनके माता पिता नहीं है ना, अनाथ हैं, तो उनका क्या स्थिति रहने वाली है, सरकार उनके लिए क्या कदम उठाएगी, किशोर न्याय अधिनियम में पता चलेगा। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, ठीक है, बच्चों को यौन अपराधों में शोषण न हो, इस प्रकार से। साथ ही साथ मानव तस्करी निषेध अधिनियम है ना, मानव की तस्करी नहीं होनी चाहिए। समान पारिश्रमिक अधिनियम, यानी कि समान काम के बदले समान वेतन मिले, ये नियम। राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ेंगे। गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी है ना, मतलब इसमें ये हो जाएगा कि आप लिंग भ्रूण की जांच नहीं कर सकते, जो भी लड़कियों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए बेसिकली है ना, लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए ये नियम बनाया गया है। आपराधिक कानून 2013 और मातृत्व लाभ अधिनियम, तो ये सारे हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, ये कब होगा, ये सब एक एक हम पढ़ेंगे, तब हम समझ में आ जाएगा सब कुछ। सबसे पहले बात करें, हमने अभी बात की थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात आती है तो सबसे पहले इसका उद्देश्य पता होना चाहिए। पेपर में पूछ सकता है कि इस मंत्रालय का उद्देश्य क्या है, तो निश्चित रूप से जैसा पता चलता है कि महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए ही होगा, और किसके लिए होगा, ठीक है, तो महिलाएं और बच्चों का समग्र विकास करना, ठीक है, वही बच्चों की उन्नति करना, बस जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वही देखना है, ठीक है, समग्र विकास करना, योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना, किसके लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए। और सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का मार्गदर्शन करना। आपको पता होगा कि कई एनजीओ चलते हैं, है ना, गैर सरकारी होते हैं, वो संस्थाएं भी काम करती हैं बच्चों की भलाई के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए, तो उनको दिशा निर्देश देना, उनके साथ सामंजस्य बिठाना, ये सब काम है बेसिकली। तो बहुत ही सिंपल है कि महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास हो गया, और नीतियां बनाना, योजनाएं बनाना, और गैर सरकारी और सरकारी संस्थाओं के मध्य तालमेल करना। अब हम बात कर लेते हैं अपराध की परिभाषा, ठीक है, अपराध की परिभाषा क्या है। उससे पहले, अपराध की परिभाषा से पहले एक चीज देखते हैं, समेकित बाल विकास योजना, क्योंकि आपके सिलेबस में ये है, ठीक है, समेकित बाल विकास योजना ICDS। तो ये ICDS क्या है, इसका हिंदी, इसका फुल फॉर्म है समेकित बाल विकास योजना। ICDS में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसे 1975 में लॉन्च किया गया था, साल ध्यान रख लेना बस, 1975 में लॉन्च किया गया था। और साथ ही साथ ये ध्यान रख लेना कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये कार्यान्वित है, यानी इसके द्वारा ये इनिशिएट किया हुआ है, शुरुआत की गई है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू, और 1975 में, ठीक है, लॉन्च किया गया। समझ में आ गया? 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना, 2006 में उसको मंत्रालय में बदल दिया गया, 1975 में OCDS हो गया, ICDS हो गया, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि बच्चा और मां, बच्चा भी कौन सा, 0 से 6 साल का, स्कूल जब जाता है तो वो 6 से 12 का होता है, पहली क्लास में जाएगा तो, है ना, पहली क्लास में जब जाता है सरकारी नियमों के अनुसार तो 6 साल में वो पहली क्लास में जाता है। उससे पहले जो आंगनबाड़ी में जो बच्चा जब जाता है, 0 से 6 साल का जो बच्चा होता है, स्कूल जाने से पहले, उन बच्चों के लिए, भलाई के लिए, और जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो जिनके पास बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी भलाई के लिए ये अभियान चलाया जाता है, ठीक है। अब ये सब मत देखना, देख लो, वैसे देखा जाए तो न्यूट्रिशन मिलेगा इसमें, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण मिलेगा, बस इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। प्री स्कूल एजुकेशन है, यानी कि स्कूल से पहले एजुकेशन मिलेगा आपको, स्कूल से पहले यानी आंगनबाड़ी। हेल्थ और न्यूट्रिशन एजुकेशन मिलेगा, साथ ही साथ हेल्थ चेकअप मिलेगा, टीकाकरण मिलेगा, यही सब मिलेगा। और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जनरल कॉमन सेंस भी लगा लेंगे, तो टीकाकरण हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उनकी थोड़ी बहुत गर्भवती महिलाओं की देखभाल हो गई, उनको जानकारी देना, उनको सशक्त करना, यही सब है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है देख लो, तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति, बस इतना, 0 से 6 वर्ष की आयु, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पोषण एक ही मान लो, ठीक है। वही सब मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास,
ठीक है। मृत्यु दर में कमी, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटना, स्कूल की छोड़ने की घटनाओं को कम करना। बेसिकली बच्चों से ही रिलेटेड है सारी की सारी, उनकी पढ़ाई से लेके, उनकी पोषण से लेके, उनका स्वास्थ्य से लेके, उनका समग्र विकास। और माता भी आ गई इसमें। तो दो ही चीज है, एक तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे आ गए और साथ ही साथ इसमें माताएं भी आ गई। क्या आ गई? इनमें माताएं भी आ गई। ठीक है, तो दोनों को ही समग्र विकास करना, इन दोनों का ही। और इसमें लड़कियां भी आ गई, किशोरियां भी आ गई। ठीक है, तो इसमें कौन आ गई? किशोरियां। तो 3 चीजों का ये तालमेल है, किशोर लड़कियां और माता और 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चे। बस अब अपने आप नियम बना लेना कि इसमें क्या होगा, शिक्षण होगा, पोषण होगा, जागरूकता होगी, सशक्त बनाना होगा, यही सब है। तो समझ में आ गया। आईसीडीएस का मतलब एकीकृत है। एकीकृत का मतलब सब कुछ इकट्ठा। माता भी आ गई इसमें किशोरी लड़कियां भी आ गई और साथ ही साथ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी आ गए इसमें। ठीक है, 0 से 6 वर्ष के। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया बाल एवं विकास मंत्रालय और आईसीडीएस। बाल और विकास मंत्रालय का उद्देश्य, आईसीडीएस का उद्देश्य हो गया। अब बात कर लेते हैं कि अपराध की क्या परिभाषा होती है। ठीक है, अपराध की परिभाषा जो स्टैंडर्ड होती है वो होती है जानबूझकर किया गया कोई भी ऐसा पहले तो बात यह है जानबूझकर। ठीक है, बस समाज विरोधी या समाज द्वारा निर्धारित आचरण, वही समाज विरोधी हो गया। बेसिकली समाज ने जो मानक तय किए हैं वो उससे विरोध होना चाहिए। तो जानबूझकर होना चाहिए, समाज विरोधी होना चाहिए। शॉर्ट नोट बनाओगे ना तो सिर्फ इतना ही लिखना, जानबूझकर, समाज विरोधी, बस। ठीक है, और उल्लंघन तो करेगा ही क्योंकि तभी तो अपराध होगा। तो बस इतना ही, जानबूझकर और समाज विरोधी काम किया जाता है तो वो क्या है? अपराध है। बस इतनी सी बात, बस यही चीज लिखनी है। पूरी लाइन नहीं लिखनी अपने को, पूरी लाइन लिखोगे तो एक किताब दोबारा बन जाएगी और हमें किताब बनाने से बचना है। ठीक, शॉर्ट नोट बनाने की बात करता हूं ना मैं, तो इसीलिए करता हूं। शॉर्ट नोट ऐसे ही बनाने हैं आपको, सिर्फ जो अंडरलाइन किया है सिर्फ उतना ही लिखना है, लाइनें मत बना देना। आइए अब कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। कई बार परिभाषाओं पे क्वेश्चन आ जाते हैं। जब हम इस वीडियो के लास्ट में जाएंगे तो हम देखेंगे कि परिभाषाओं पे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। जैसे घरेलू हिंसा क्या होती है? तो घरेलू हिंसा का मतलब घर में होने वाली हिंसा। ठीक है, तो ये सबसे प्रकार, ये छोड़ो महिला अत्याचार, इसमें परिवार का कोई सदस्य होता है। ठीक है, परिवार का ही सदस्य होगा क्योंकि घर आ गया इसमें। पति तो परिवार का सदस्य का मतलब पति या उसका करीबी कोई हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और यौन और आर्थिक रूप से। अभी हम बात करेंगे कि महिलाओं पे कितने प्रकार के अत्याचार होते हैं। तो आप देखेंगे उसमें कि उसमें शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, जिसको भावनात्मक कहते हैं, है ना, लैंगिक भी हो सकता है, आर्थिक रूप से भी हो सकता है। और वो क्या होता है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली बात यह है कि परिवार का कोई सदस्य होगा वो करेगा घरेलू हिंसा। ठीक है, अब यहां पे आगे देखो शारीरिक हिंसा में भी क्या आता है। कई बार पूछ लेता है कि शारीरिक हिंसा में क्या क्या चीज आती है। तो शारीरिक हिंसा में आप खुद भी देख सकते हैं, मारना हो सकता है, पीटना, धक्का देना, जलाना, हथियार का उपयोग करना, किसी हथियार का उपयोग करके किसी को मारना। तो ये आपका हो गया शारीरिक हिंसा, शरीर की हिंसा। मानसिक या भावनात्मक हिंसा, किसी को टॉर्चर करना मानसिक रूप से, जैसे गाली देना, किसी को अपमानित करना, धमकाना, नियंत्रित करना, छोड़ो, अलग थलग करना, किसी को अलग थलग करना यानी उसको घर में ही उसको अलग थलग, उससे बातचीत ना करना, उसको अलग तरीके से थोड़ा ट्रीट करना तो उसको लगे कि मैं तो अलग हो गई, है ना। चरित्र हनन करना, उस प्रकार से किसी के चरित्र पे लांछन लगाना, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? मानसिक या चरित्र है। तो क्या क्या आता है देख लो, गाली देना, अपमानित करना, धमकाना, अलग थलग करना, चरित्र हनन करना। समझ में आ गया? चलो, यौन हिंसा देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात, इसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं है। यौन हिंसा अपने आप में खराब चीज है। तो ठीक है, अश्लील हरकतें करना, यौन उत्पीड़न करना और यौन संबंध बनाना। ठीक, यौन हिंसा हो गई। आर्थिक हिंसा क्या होती है? आर्थिक हिंसा का मतलब पैसे ना देना या जो पैसा कमा के लाई है वो उससे छीन लेना, है ना, पैसे छीनना, काम करने से रोकना, उसको काम पे ना जाने देना, वित्तीय संसाधनों पे नियंत्रण करना, यानी उसको गुजारा भत्ता न देना। गुजारा भत्ता क्या होता है? जब डाइवोर्स चलता है तो उसको गुजारा भत्ता देना पड़ता है कुछ लेडीज को, है ना। तो वो गुजारा भत्ता होता है कि अपना खाना पीना, रहने का किराया, रहने का जो खर्चा होता है उसको जो देना होता है पति के द्वारा, उसको हम गुजारा भत्ता कहते हैं। तो ये भी न देना। ठीक है, मतलब घर में वो पत्नी है लेकिन आप उसको रुपए नहीं दे रहे हैं तो वो क्या हो गया? आर्थिक हिंसा के रूप में आ गया। तो पैसे छीनना, ये सब आर्थिक हिंसा आ गई। समझ में आ गई बात?
इजी है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। बस अंडरलाइन किया है वही ध्यान रखना है आपको, शॉर्ट नोट बना लेना। दहेज उत्पीड़न बहुत आसान, देखने में ही पता चल रहा है कि दहेज के लिए किसी को परेशान करना है ना, किसी को परेशान मतलब कैसे करना, मांग करना, बस इतना ही। विवाह के बाद या ध्यान रखना, विवाह के दौरान या बाद में, दोनों, पहले भी, बाद में भी, दौरान भी, ठीक है। तो विवाह के दौरान या बाद में दहेज की, पहले तो है नहीं, बाद में या दौरान मांग करना, और महिला को फिर उसके बाद क्या, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से हिंसा करना। नहीं मिल रहा है तो उसको मारना, पीटना, उसको शारीरिक रूप से परेशान करना, उसको मानसिक रूप से, और उसको क्या करना, उसको भावनात्मक रूप से। मानसिक और भावनात्मक तो एक ही है, ठीक है। तो मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना। यौन उत्पीड़न क्या होता है? यौन उत्पीड़न ये होता है कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान पे होता है, ध्यान रखना। यौन उत्पीड़न कहां होता है? जहां पे कोई लेडी काम करती है या सार्वजनिक स्थान है, जहां पे पब्लिक बस स्टैंड है या उस प्रकार से चीजें है ना। तो सार्वजनिक स्थान पे या किसी अन्य स्थान पे हो सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें अवांछित यौन टिप्पणियां, इशारे, छूना, यौन संबंध बनाने की मांग करना, अश्लील सामग्री दिखाना, ये सारा यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो ये यौन हिंसा, ये तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ गया है ना, घरेलू हिंसा के अंतर्गत तो नहीं आया, यौन हिंसा अलग हो गया। तो यौन हिंसा और वही सेम चीज है, यौन हिंसा और यौन उत्पीड़न लगभग सेम चीज है, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं कि यौन हिंसा अलग है और यौन उत्पीड़न अलग है, ठीक है। घरेलू हिंसा में वो नहीं है। घरेलू हिंसा तो एक अलग ही हिंसा है, घर में होना, उसको शारीरिक रूप से, उसको मानसिक रूप से, उसको आर्थिक रूप से परेशान करना, वो घरेलू हिंसा आ गई। बाकी सारे भी होते हैं अपराध महिलाओं के, कौन कौन से होते हैं वो देख रहे हैं हम। बलात्कार, इसकी क्या परिभाषा है? बलात्कार की परिभाषा है बिना उसकी सहमति से, बिना उसकी सहमति से, बस इतना ध्यान रखना, बिना उसकी सहमति से, ठीक। छेड़छाड़ में क्या होता है? उसकी इच्छा के विरुद्ध, वही, ठीक है। यौन इरादे से छूना, गलत टिप्पणियां करना, अभद्र व्यवहार करना, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं मानव तस्करी की क्या परिभाषा है। इसके लिए हम एक कानून भी पढ़ेंगे बाद में। मानव तस्करी की क्या परिभाषा है? महिलाओं और लड़कियों की जबरदस्ती या धोखे से वेश्यावृत्ति कराना। हाँ, खासतौर से महिलाएं और लड़की हो गई, ठीक है। महिलाएं और लड़कियों को जबरदस्ती या धोखे से, ठीक है, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करवाना या अन्य प्रकार से शोषण के लिए बेचना और खरीदना। यानी बेसिकली बात इतनी सी है, महिलाओं और लड़कियों को बेचना और खरीदना क्या है? ये मानव व्यापार है, मानव तस्करी है। एसिड हमला, ठीक है, एसिड फेंकना। साइबर अपराध, ऑनलाइन माध्यमों से महिलाओं को धमकाना, ठीक है, बहुत ही सतर्क होने की जरूरत है आप लोगों को। ऑनलाइन माध्यमों से महिलाओं को धमकाना, परेशान करना, उनकी अश्लील तस्वीरें या वीडियो प्रसारित करना और उनकी जानकारी का दुरुपयोग करना। बेसिकली यहां पे सब कुछ ऑनलाइन है, इसलिए साइबर है। तो यहां पे सब कुछ क्या रहेगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन ही धमकाना, ऑनलाइन ही कोई चित्र दिखाना, ऑनलाइन ही तस्वीरें प्रकाशित करना, परेशान करना, सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन बस का ध्यान रखना बस। स्त्री भ्रूण हत्या और कन्या भ्रूण हत्या, ये क्या चीज है? ये गर्भ में लिंग निर्धारण के बाद लड़की भ्रूण को गिरा देना या जन्म के बाद बच्ची को मार डालना, ये आपका किस में आएगा? स्त्री भ्रूण हत्या या कन्या भ्रूण हत्या में। तो ये परिभाषाएं हैं, इजी है, आसान है। बस जो मैंने अंडरलाइन किया है वो बस ध्यान रख लेना और शॉर्ट नोट बना लेना, लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, एक चीज और देख लेते हैं अभी जस्ट, हाँ, कि महिलाओं के प्रति, महिलाओं की बात हो रही है, तो महिलाओं के ऊपर कितने प्रकार की हिंसा होती है? अभी बताया हमने, शारीरिक होती है, मानसिक होती है, जिसको हम मानसिक कह सकते हैं, है ना, या भावनात्मक कह सकते हैं। इस प्रकार से देखो, हिंसा 6 प्रकार की होती है। शारीरिक हिंसा के प्रकार है वो तो परिभाषाएं थी सारी जो हमने पढ़ी थी ना इससे पहले, वो प्रकार नहीं थे, ध्यान रखना, वो प्रकार नहीं थे, सिर्फ परिभाषाएं थी कि शारीरिक हिंसा क्या होती है, मानसिक या भावनात्मक हिंसा, मानसिक और भावनात्मक हिंसा क्या होती है, यौन हिंसा क्या होती है, आर्थिक हिंसा क्या होती है। ये तो हमने हिंसाओं की परिभाषा पढ़ी। अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कि महिलाओं पे जो हिंसा होती है वो कितने प्रकार से होती है। पूछ सकता है कि हिंसा का कौन सा प्रकार महिलाओं के हिंसा का है या नहीं है। पहला है शारीरिक हिंसा, इजी सी बात है, मारपीट करना, धक्का देना, ठोकर मारना। ये तो पहले भी हमने देख लिया था शारीरिक हिंसा में क्या है, ठीक है। बस
बस यही ध्यान रखना है, बाकी तो आप देख लोगे। शारीरिक हिंसा पहला प्रकार। दूसरा यौनिक या लैंगिक हिंसा, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, आगे तो आपने पहले ही भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अश्लील तस्वीरें देखने के लिए विवश करना महिलाओं को, अश्लील मैसेज, ये सारा इसमें हो गया। तीसरा भावनात्मक और मौखिक हिंसा, भावनात्मक या मौखिक हिंसा, इसमें अपमानित करना, उसकी भावनाओं को आहत करना, है ना। किसी की भावनाओं को आहत कैसे करोगे आप? मौखिक रूप से ही करोगे, मार के करोगे तो शारीरिक हिंसा हो जाएगी। तो बात करके जब करना है ना, तो मौखिक हिंसा या भावनात्मक हिंसा। चरित्र पर दोष लगाना, उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करना, उसे आत्महत्या की धमकी देना, तो ये भी थोड़ा सा नई चीज है। उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करना और उसकी आत्महत्या की धमकी देना कि मर जाऊंगा, मुझसे शादी कर ले, इस प्रकार की धमकी देना भी एक उसको मौखिक हिंसा या भावनात्मक, उसको टॉर्चर कर रहे हो आप मेंटली रूप से, ये हो गया, ठीक है। तो 3 हिंसाएं हो गई, 2-3 हिंसाएं और हैं, 3 और हैं। आर्थिक हिंसा, आर्थिक हिंसा जैसे समझ में आ गया आपको, जैसे उनको धनराशि न देना, बच्चों के लालन पालन हेतु धनराशि न देना, ये भी हो गया घर खर्च के लिए। एक तो ये हो गया घर खर्च के लिए राशि न देना, और ये बच्चों के लालन पालन के लिए धनराशि न देना। और तीसरा महिला के द्वारा कमाई गई आय को जबरन छीन लेना, ठीक है, ये महिला के द्वारा कमाई गई रुपए को जबरदस्ती छीन लेना, ये आपका आर्थिक हिंसा हो गई। आपराधिक हिंसा, अपहरण कर लेना, उनका बलात्कार करना, ठीक है। तो ये कई बार पूछ लेता है कि जो रेप होता है वो किस प्रकार की हिंसा है? आपराधिक है, लैंगिक हिंसा नहीं, आपराधिक है वो, ठीक है। लैंगिक हिंसा में क्या आएगा? ठीक है, तस्वीरें दिखाना, देखने के लिए विवश करना, इस प्रकार से। तो थोड़ा सा देख लेना, इसलिए परिभाषाएं बता रहा हूं मैं। सामाजिक हिंसा क्या है? सामाजिक हिंसा में दहेज की मांग करना, सती प्रथा जैसे रिवाजों को अपनाना, इसमें रीति रिवाज आ जाएंगे, दहेज आ जाएगा, तो ये आपकी सामाजिक हिंसा है। तो टोटल आपकी 6 हिंसाएं हैं। दोबारा से देख लेते हैं फटाफट। शारीरिक हिंसा, यौनिक या लैंगिक हिंसा, तीसरा भावनात्मक या मौखिक हिंसा, क्योंकि भावनाएं मौखिक रूप से ही उसको किया जा सकता है, आर्थिक हिंसा, और साथ ही साथ बात करूं मैं तो इसमें आपराधिक हिंसा और सामाजिक हिंसा, ये 6 प्रकार की ही होती हैं। इसके अलावा महिलाओं पे और प्रकार की हिंसाएं, क्योंकि सारी हिंसाएं आ गई इसमें, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। समझ में आ गया? तो महिलाओं पे हिंसा का प्रकार हमने देख लिया, ये महिलाओं की बात हो गई, महिलाओं की बात हो गई। अब बालकों की बात कर लेते हैं। बालक, एक ध्यान रखना, बालक का मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले सभी प्रकार के अत्याचार। तो 18 से कम उम्र के जो हैं वो बाल अत्याचार के अंतर्गत आते हैं, यानी हम जो भी पढ़ेंगे अभी 18 साल से कम के उम्र के पढ़ेंगे। अब बाल अत्याचार भी कितने प्रकार का होता है या उसकी परिभाषा क्या है? जैसे किसी बच्चे के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार हो रहा है, तो हम कब मानेंगे कि शारीरिक दुर्व्यवहार उसके साथ हो रहा है? जानबूझकर उसको मारना, पीटना, जलाना, काटना, हिलाना या अन्य तरीके से शारीरिक चोट, मतलब बेसिकली शारीरिक रूप से उसको मारना, है ना, शारीरिक रूप से उसको हर्ट करना, ये शारीरिक हिंसा है, ठीक है। इसमें कुछ याद नहीं करना आपको। यौन दुर्व्यवहार, ये तो दिखती सी बात है कि इसमें लैंगिक कुछ होगा इसमें, है ना, ठीक है। यौन उत्पीड़न करना, उसको इसमें छूना, सहलाना, सब कुछ शामिल है इसमें, ठीक है। यौन शोषण करना, बलात्कार करना, यौन दुर्व्यवहार। भावनात्मक दुर्व्यवहार, भावनात्मक यानी मौखिक रूप से बच्चे को लगातार अपमानित करना, धमकाना, डराना, तिरस्कार करना, भावनात्मक रूप से उपेक्षित करना, उसको भाव न देना, उसकी बातों पे ध्यान न देना, उसको मतलब उसको फील करवाना कि मैं बहुत अकेला हूं, इस प्रकार से, ठीक है। उसको अस्वीकार कर देना कि तू कहां से पैदा हो गया, हमारे घर में तो मान लो जैसे कोई काला लड़का है तो कहते हैं कई बार कि हमारे घर में तो सब गोरे हैं, तू कहां से काला हो गया, है ना। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो भावनात्मक दुर्व्यवहार है, ठीक है। उपेक्षा, उसकी उपेक्षा करना भी, जैसे उसको भोजन, कपड़े, आश्रय, चिकित्सा, देखभाल और शिक्षा को जानबूझकर पूरा ना करना, यानी बच्चा है, अभी बढ़ रहा है, उसकी उम्र है, तो अभी चूंकि वो उसके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये उपेक्षा की कैटेगरी में आएगा, बच्चे के साथ ये भी अत्याचार है, ठीक है। इसके लिए भी आप जो भी करने वाले हैं उनको दंड मिलेगा, ठीक है। तो उपेक्षा समझ में आ गया, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। उपेक्षा, भावनात्मक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, शारीरिक। 3 तो सिंपल है, 3 तो कॉमन ही होते हैं, शारीरिक, मानसिक जिसको मौखिक कह सकते हैं, भावनात्मक कह सकते हैं, और तीसरा आपका क्या हो गया? तीसरा आपका हो गया यौन, लैंगिक वाला, ठीक है। और उपेक्षा एक नई आ गई इसमें। बाल श्रम क्या है? बाल श्रम का मतलब है बच्चों को ऐसे काम में लगाना उनकी उम्र, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हानिकारक है।
बाल श्रम का मतलब ऐसे कामों में लगा देना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पटाखों की फैक्ट्री में लगा देना उनको, ये बाल श्रम है। ठीक है, बाल श्रम की परिभाषा देखेंगे कितने साल के होते हैं, आगे देखेंगे। मानव तस्करी, मानव तस्करी को देखें यदि हम, तो मानव तस्करी का मतलब बच्चों को जबरदस्ती धोखे से बेचना, तस्करी मतलब बेचना खरीदने का काम है। ठीक है, और शोषण के लिए। साइबर दुर्व्यवहार, वही सेम चीज आ गई कि सब कुछ ऑनलाइन होगा, यानी ऑनलाइन ही बच्चों को क्या करना, धमकाना, परेशान करना, उनका यौन शोषण करना या उनकी निजी जानकारी का दुरुपयोग करना, उनको ब्लैकमेल करना, ये भी क्या है आपकी, ये भी क्या है आपका साइबर अपराध है बच्चों के खिलाफ। महिलाओं के खिलाफ भी था, बच्चों के खिलाफ भी था। घरेलू हिंसा का गवाह बनना, है ना, यानी पति पत्नी लड़ रहे हैं और बच्चा देख रहा है, ये भी एक प्रकार का क्या है, बच्चे के प्रति हिंसा है। घरेलू हिंसा का गवाह बनना, बच्चों का अपने परिवार के सदस्यों के बीच हिंसा देखना। तो बस इतना ही ध्यान रख लेना, आपको याद हो जाएगा, बाकी आगे याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। तो जो सिर्फ मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उतना ही आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। हो गया, तो ये हो गया बच्चों का, ये हो गया महिलाओं का। महिलाओं में कितने प्रकार की हिंसा होती है, सब कुछ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक लास्ट सेक्शन की, ये हमारा लास्ट है। इसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के शोषण न हो, उन पर अत्याचार न हो, इसके लिए संविधान में एक है आईपीसी की धारा, जिसमें कोर्ट के द्वारा सजा मिलती है ना। एक संविधान है, संविधान और आईपीसी की धारा बिल्कुल अलग अलग है। संविधान का मतलब है कि वहां पे सरकार कैसे चलेगी, देश कैसा चलेगा, उसमें व्यवस्था, उसकी व्यवस्था संविधान में कर रखी है। और आईपीसी में अपराधियों को सीधा दंड देना, ये किया 5 साल सजा, ये किया 6 साल सजा, ये किया आजीवन कारावास। आईपीसी का मतलब ये है। तो आईपीसी की धाराएं और संविधान अलग है। तो हम अभी संविधान पढ़ रहे हैं, हम आईपीसी भी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ये लाइन ऊपर वाली तो पढ़नी ही नहीं है, लाइनें हैं, देखो इतना पढ़ लेना। इसमें मौलिक अधिकार कहां कहां इनको विशेष प्रायोरिटी दी गई है, मौलिक अधिकार में उनको दिया गया, अभी पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक तत्व, यानी वे तत्व, वे नियम या अधिनियम जो कानून के रूप में नहीं है, लेकिन राज्यों को यह बताया जाता है कि आप ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। नीति निर्देशक तत्व और विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से लागू किया गया है। अब पहले बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो एक ध्यान रखना कि संविधान के भाग 3 में, संविधान है उसमें कई भाग हैं, उसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में कौन सा है, मौलिक अधिकार। तो ये ध्यान रख लेना, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार में भी कौन कौन से मौलिक अधिकार बच्चों और महिलाओं के लिए। एक तो अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता है, यानी महिला और पुरुष कानून के समक्ष सब समान है, हर व्यक्ति समान है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यानी बिना किसी लिंग के, बिना किसी वर्ग के, बिना किसी जाति पाति के हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। तो ये संविधान में व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में। अब बाकी कुछ पढ़ना नहीं, बस ठीक है, मतलब अब मैं क्या बताऊं इसको, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ोगे फिर किताब बन जाएगी। तो बस अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, इतना ही कर लो। कानून के समक्ष समानता का मतलब लिंग, आयु, कास्ट हो गया आपका, है ना, या राज्य हो गया, कोई भी राज्य का व्यक्ति है तो उसके आधार पे भेदभाव नहीं होगा। तो इसमें बच्चे भी आ गए और महिलाएं भी आ गई। हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, एक तो हो गया अनुच्छेद 14, एक हो गया अनुच्छेद 15। ये क्या कर रहा है भाई, ये कर रहा है आपका भेदभाव का निषेध। भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, भेदभाव नहीं होगा, यानी राज्य को धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। तो अनुच्छेद 14 जो है वो क्या चीज थी, वो थी कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। और अनुच्छेद 15 क्या कहता है, भेदभाव नहीं है। तो लगभग 14 और 15 सेम ही है, भावनाएं सेम है, अलग अलग थोड़ा सा उनको बताने का तरीका है। तो 14 तो है कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, और 15 में कहा है भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। तो भेदभाव का निषेध का मतलब वही हो गया, बस इतना, धर्म, जाति, लिंग, भेद, जन्म स्थान, इतना लिख लोगे बहुत है। ठीक है, वो भी क्या है अनुच्छेद 15(1) में। अनुच्छेद 15(3) में क्या है, अनुच्छेद 15(3), अब यहां पे
क्या औरतें नहीं आ गई? औरतों के साथ भेदभाव नहीं होगा, बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आ गया ना। अनुच्छेद 15(3) में सार्वजनिक रोजगार में समानता, जो सार्वजनिक रोजगार है, कोई भी सार्वजनिक है रोजगार है तो उसमें समानता मिलेगी, ठीक है। सार्वजनिक रोजगार का मतलब क्या हुआ? जैसे नरेगा है ना, सरकार की जो भी योजनाएं हैं या जो भी संस्थान है सरकार के, तो उनमें सबको समान अधिकार, समानता मिलेगा, सार्वजनिक रोज, है ना। उसमें लिंग के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव को रोकता है, सरकारी नौकरियों में भेदभाव को रोकता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसको तो अंडरलाइन मत ही करना, बस इतनी सी बात है कि सार्वजनिक रोजगार में समानता मिलती है, किसमें? अनुच्छेद 16 में, ठीक है। ये अनुच्छेद 15(3) नहीं, अनुच्छेद 16 है ये अपना अनुच्छेद क्या है? 16 है। तो 15 में भेदभाव का निषेध है और अनुच्छेद 16 में क्या है? सार्वजनिक रोजगार में समानता। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे चलो, अनुच्छेद 21 देखो, सिर्फ अनुच्छेद देख लो और उसके नीचे अंडरलाइन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति को, हर स्त्री को, हर बच्चे को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी उसको जीवन जीने का, उसका हम जीवन खत्म नहीं कर सकते, और स्वतंत्रता है उसको अपने हिसाब से जीवन चुनने का स्वतंत्रता है, उसको अपने हिसाब से रोजगार चुनने की स्वतंत्रता है, शादी करने की स्वतंत्रता है। ये क्या है? आपकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध, किसी से जबरदस्ती श्रम करवाना और मानव तस्करी यानी खरीद फरोख्त करके उसको जबरदस्ती श्रम करवाना, अनुच्छेद 23 हो गया। अनुच्छेद 24 क्या है? बाल श्रम पर प्रतिबंध है, बाल श्रम। अब बाल श्रम का मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कार्यों और कारखानों में नहीं लगाना है। 14 साल से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कामों में, कारखानों में नहीं लगाना है, तो ये उम्र ध्यान रख लेना, 14 वर्ष, ठीक है। और अनुच्छेद 24, समझ में आ गई बात? चलो तो फटाफट देख लो अनुच्छेद, देख तो भाग 3 में देख लेते हैं। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में भी कौन से हैं? अनुच्छेद 14 जिसमें कानून के समक्ष समानता, बोलते रहो साथ साथ। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, लिंग, आयु, जाति, वर्ग पे भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समानता। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध किया हुआ है। और अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध, और वो भी उम्र क्या है? 14 साल से कम उम्र के। हो गया, अनुच्छेद हो गया। अब नीति निर्देशक तत्व बता देते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में, वो भाग 3 था, भाग 3 में मूल अधिकार थे, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। अब इसमें भी कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 39। अब अनुच्छेद 39 में भी ए, डी, ई, एफ ये भी है, ठीक है। तो अनुच्छेद 39 बेसिकली क्या है? पुरुष और महिलाओं को समान रूप से आजीविका, समान रूप से आजीविका, बस ऐसा लिख लो, समान रूप से आजीविका, बस इतना। अनुच्छेद 39 डी क्या कहता है? समान वेतन, बस समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 ई क्या कहता है? बच्चों और कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे से हम खूब ज्यादा काम करवा रहे हैं, बाल श्रम हो गया वो तो, है ना। तो उनकी शक्ति का दुरुपयोग ना हो। बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर, स्वतंत्रता प्रदान करना, है ना, विकास के अवसर और स्वतंत्रता, बस इतना ही, ठीक है। अनुच्छेद 39 में कौन कौन से हैं? समान वेतन, समान रूप से आजीविका कमाना, दोनों आसान है। समान रूप से आजीविका कमाएंगे तो वेतन मिलेगा, वो समान होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ उनसे आप ज्यादा काम नहीं करवा सकते, उनकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते, और साथ ही साथ बाद में विकास के अवसर और स्वतंत्रता उपलब्ध कराना उनको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप यदि बनाएंगे, कुछ थोड़ा सा बन ही गया वैसे देखा जाए तो, ट्रिक बन गया। ट्रिक क्या बना कि समान, पहले वो कमाएंगे बच्चे क्या कमाएंगे? औरतें कमाएंगी मान लो, तो समान रूप से आजीविका, स्त्रियों के लिए समान रूप से आजीविका। फिर उन्होंने कमाया तो उनको वेतन मिला, तो फिर उनको क्या हुआ? उनको हम ज्यादा काम नहीं करवा सकते, उनका शोषण नहीं किया जा सकता उनकी शक्ति का। और लास्ट में क्या है? उनको स्वतंत्रता है, ठीक है, उनको स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से वो जीवन जिए और विकास के अवसर हैं। अनुच्छेद 42 की बात करूं मैं, अनुच्छेद 42 की बात करूं तो ये सब नीति निर्देशक तत्वों में चल रहा है। कार्य की उचित और मानवीय दशाएं, यानी जहां पे वो काम करती हैं वहां पे उसकी दशा ठीक होनी चाहिए,
ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है और कहीं काम कर रही है किसी संस्था में जाके, तो वहां पे बच्चों को संभालने के लिए वहां पे कुछ होना चाहिए, वहां पे कुछ सुविधा होनी चाहिए, ताकि वहां पे उसको यदि लेबर पेन हो या कोई चीज हो तो वहां सुविधा हो, फैसिलिटी हो उस प्रकार की। ये कौन सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 42। और ये नीति निर्देशक तत्व है। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो इतने संसाधन नहीं थे हमारे पास कि हम इसको कानून बना लें और लागू कर सकें, तो हमने राज्यों को एक निर्देश दे दिया कि आप जब भी कोई नियम बनाओ तो थोड़ा सा इनको ध्यान में रख लेना। तो अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि भाई दशाएं थोड़ी ध्यान रख लेना। दशाओं का मतलब, अब ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मातृत्व लाभ मिलेगा इनको। गर्भवती महिलाएं जो हैं इनको छुट्टी मिलेगी, सवैतनिक, यानी वेतन भी मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगी इनको। ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ मिलता है, अनुच्छेद 42 कहता है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है, फ्री शिक्षा। 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, सरकारी स्कूलों में अभियान चलाती है ताकि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं आपके, है ना, उनको मुफ्त शिक्षा मिल सके। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 45 के अंतर्गत इसको किया गया है। दोबारा से देख लेते हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 39 समान वेतन, पहले समान आजीविका, फिर समान वेतन, फिर उसका शोषण ना हो, बोलते रहो साथ साथ, उसकी श्रम शक्ति का शोषण ना हो, और फिर वो स्वतंत्रता का अधिकार उसके साथ। ठीक है, विकास का अवसर, स्वतंत्रता प्रदान करना। अनुच्छेद 42 क्या है? उसमें उसको वहां पे जहां पे वो काम करती है वहां पे स्थितियां थोड़ी उसके अनुकूल हों। और अनुच्छेद 45 क्या कहता है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 47 क्या कहता है? उसको खाना पीना, पोषण और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ठीक, और अनुच्छेद 243 डी क्या कहता है और 243 टी क्या कहता है? पंचायतों और नगर पालिका में आरक्षण होना चाहिए। तो हुआ ही है, 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान करना, यानी 33% आरक्षण प्रदान करना। कहां पे? पंचायतों और नगर पालिका। इंपॉर्टेंट है 243, अनुच्छेद 243 जो है वो आपका नगर पालिका और पंचायतों में आरक्षण से रिलेटेड है, ताकि उनको राजनीतिक रूप से सशक्त किया जा सके। ठीक है, समझ में आ गया? ये छोड़ देना इसको, इंपॉर्टेंट। तो ये चीज ध्यान रख लेना। हमने मौलिक अधिकार के रूप में कौन कौन से अनुच्छेद थे वो देख लिए, और नीति निर्देशक तत्व के रूप में हमने अनुच्छेद देख लिए। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, यूनिसेफ के अनुसार बच्चों के विरुद्ध हिंसा हो सकती है, कैसी हो सकती है? बताइए। सभी प्रकार से हो सकती है ना? अभी हमने देखा था। चलो आगे, बालकों के विरुद्ध हिंसा कहां हो सकती है? इजी है, बताइए कहां हो सकती है? सभी जगह हो सकती है। सुधार गृह का मतलब होता है जहां बच्चों को कोई क्राइम कर दिया बच्चे ने तो उसको जेल में नहीं भेजते, उनको सुधार गृह में भेजते हैं। वहां पे भी हो सकता है उनके साथ दिक्कत हो सकती है, उनका शोषण हो सकता है। ये देखो क्या है, पढ़ो इसको, इसका आंसर बताओ। अभी बताया था मैंने। अनुच्छेद 24 अभी पढ़ा था हमने। अनुच्छेद 24 में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाना है आपको। एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत कब की गई? बताइए। एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत कब की गई? आईसीडीएस अभी पढ़ाया था, देखो आईसीडीएस का, ये देखो यहां पढ़ाया था आईसीडीएस। ठीक है, तो मैंने आपको यहीं पे अंडरलाइन किया था 1975 में। तो जो अंडरलाइन करवाता चल रहा हूं बस उतना ही ध्यान रखना है आपको, ज्यादा चीजें ध्यान नहीं रखनी है। तो ये इसका आंसर हो गया 19, कहां चला गया वो, एक मिनट रुकना। तो ये हो गया 1975। ठीक है, 1975 में आईसीडीएस स्टार्ट हुई थी। इसमें वही गर्भवती महिलाएं, किशोरियां और 0 से 6 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल थे। तो और देखें, हाँ, महिलाओं के प्रति हिंसा का क्या कारण है? महिलाओं के ऊपर हिंसा क्यों होती है? क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो निश्चित रूप से चरित्र पे संदेह,
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकना होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव हो सकता है ना। तो सब कुछ है, उपरोक्त सभी है। आर्थिक हिंसा में क्या शामिल है, अभी बताया था मैंने, बहुत अच्छे से बताया था कि आर्थिक हिंसा समझ लेना क्या है शामिल, बताओ। बोलो। जबरन पैसे की मांग करना, आर्थिक संसाधनों से वंचित करना, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा बना, आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड से करके 1.5 में करके देख लेना, ठीक है। और आगे वाली जो वीडियोज होंगी वो थोड़ी छोटी बनाएंगे, इतनी लंबी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज तो थोड़ा परिचय था और साथ ही साथ हमें क्या पढ़ना है और कुछ संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं वो हमने देखे। जो अंडरलाइन किया है सिर्फ उतना ही देखना है, नई किताब तैयार नहीं करनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ यदि अच्छा लगा है आपको तो इसको कमेंट करना, हौसला बढ़ाना, लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसका पीडीएफ मैं वहीं डालने वाला हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।